बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे एक इंतहाई मूजी मर्ज़ के बारे में बात करेंगे जिसे हेपाटाइटिस कहते हैं। हेपाटाइटिस क्या है और इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, हेपाटाइटिस की इलामात, वजूहात और इस बीमारी के दौरान होने वाले टेस्ट के मुतालिक भी आपसे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हेपाटाइटिस बी के बारे में। हेपा कहते हैं जिगर को और आइटिस कहते हैं सोजिश को, यानी कि ये एक जिगर की सोजिश की बीमारी है और बी से मुराद एक वायरस है जिस वायरस की वजह से ये बीमारी लाहक होती है। इसे हम हेपाटाइटिस बी कहते हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं कि हेपाटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है। ये तो मुख्तलिफ इकसाम के वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से जिगर की सोजिश होती है। जब वायरस की बात होती है तो प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो कोरोना वायरस है वो एक RNA वायरस है, लेकिन जो हेपाटाइटिस बी का वायरस होता है ये DNA होता है। इसका न्यूक्लिक एसिड जो है, इसका कंपोनेंट है, वो DNA है, RNA नहीं है। हेपाटाइटिस में अक्सर लगता है कि हेमोग्लोबिन की कमी है। अगर हेपाटाइटिस के किसी पेशेंट को डॉक्टर ने खून लगाने का कहा तो इस अमल से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है अगर वो शख्स जिसने खून देना हो, इसको अगर हेपाटाइटिस बी था तो जिसको खून लगना है इसमें मुंतकिल हो सकता है। इसी तरह बाज़ औक़ात इंजेक्शन लगाने के लिए नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी जो सिरिंज इस्तेमाल होती हैं तो बसा औक़ात इनके ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो जाता है अगर इन सिरिंजेस को अच्छे तरीके से हेपाटाइटिस बी के वायरस से पाक न किया जाए तो। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हेपाटाइटिस बी माँ से बच्चे को मुंतकिल हो सकता है जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, जो वाइफ और हस्बैंड में एक दूसरे से मुंतकिल हो सकता है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए हेपाटाइटिस बी का वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। ये जो वायरस है हम इसके होस्ट हैं, यानी हम इसके मेज़बान होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वायरस -20 टेम्परेचर तक भी जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। इसी तरह अगर किसी रीजन का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ पर भी ये सरवाइव कर सकता है। साउथ कोरिया के एक बर्फानी इलाके से 400 साल पुरानी एक डेड बॉडी मिली थी। उस बॉडी के अंदर हेपाटाइटिस बी का वायरस पाया गया था। वो वायरस न सिर्फ जिंदा था बल्कि जब इसकी सीक्वेंसिंग की गई तो पता चला कि ये किस टाइप का वायरस है और यह रिप्लिकेट नहीं करता है, यानी कि तकसीम भी होता है। अगर किसी इंसान के अंदर हेपाटाइटिस बी का इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाए तो इलामात का कैसे पता चलता है? आमतौर पर अक्सर मरीज ऐसे होते हैं जिनका तो पता नहीं चलता या हल्की किस्म की इलामात ज़ाहिर होती हैं। जो इलामात ज़ाहिर होती हैं इसमें बुखार, जिस्म में दर्द, कुछ भी ना खाने को दिल करना, उल्टी आने की कैफियत का होना या उल्टियाँ हो सकती हैं। इसी तरह जो पेट होता है, एब्डोमेन, इसका जो राइट साइड है इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, जहाँ पर जिगर मौजूद होता है। वहाँ पर कुछ अफराद को दर्द होता है और कुछ लोगों को पेट के सेंटर में, जिसे एपिगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं, वहाँ पर भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपने उर्दू में यरकान का लफ्ज़ भी इसके मुतालिक सुना होगा। प्यारे दोस्तों, यरकान का मतलब होता है आंखों का पीलापन। खून में एक रतूबत होती है जो कि सेक्रेशन कहलाती है। इसके बढ़ने से आंखें पीली हो जाती हैं और बाज़ औक़ात जल्द का रंग भी पीला हो जाता है, जिसको हम यरकान या जॉइंडिस या हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी की बीमारी कहते हैं। अगर किसी फर्द में हेपाटाइटिस की इलामात ज़ाहिर ना हो और अगर बहुत कम ज़ाहिर हों तो पता नहीं चलता, तो जब आप डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो वो आपको कुछ टेस्ट रेकमेंड करते हैं और ये टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि आपको हेपाटाइटिस बी का इन्फेक्शन है या कि नहीं। अगर आप एक बार फिर कोरोना को जहन में लाएं, जैसा कि वायरस के अपने प्रोटीन और एंटीजन होते हैं और कुछ हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ बनाता है इसके खिलाफ। बाज़ औक़ात PCR से भी हेपाटाइटिस के वायरस का पता चल सकता है, लेकिन इससे पहले आपके डॉक्टर्स आपके जिगर के टेस्ट करवाएंगे ताकि इनको पता चल सके कि वाकई जिगर के ऊपर सोजिश है, जिसे LFTs कहते हैं, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें ALT है जिसे अमाइनो ट्रांसफरेस कहते हैं और एक AST है जिसे एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेस कहते हैं। इसी तरह बिलीरुबिन टेस्ट भी करवाया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
इसी तरह से आपका रूटीन का टेस्ट भी करवाया जाता है जिसे CBC कहते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। जिन मरीजों में पुरानी बीमारी की तशखीस हो तो इनमें प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, और इसी तरह से इन मरीजों के कुछ ऐसे टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि खून गाढ़ा या पतला है, क्योंकि जिगर ऐसे फैक्टर्स बनाता है जिसे क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं, जो खून को गाढ़ा करने में मदद देते हैं। बाज़ औक़ात आपका डॉक्टर आपके जिगर को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवाता है, क्योंकि जब जिगर की सोजिश होती है न सिर्फ इसका साइज बड़ा होता है बल्कि इसके स्ट्रक्चर में भी थोड़ी तब्दीली आई होती है। तो इसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी से मुतालिक खास टेस्ट होते हैं। वायरस की एक सरफेस प्रोटीन होती है, इसे एंटीजन कहते हैं, और ये वायरस का हिस्सा होता है, और एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है जो कि वायरस की इन दोनों की मदद से तशखीस करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBS एंटीजन इसको कहते हैं। अगर किसी में वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इस शख्स को इन्फेक्शन है, लेकिन फर्ज करें कि अगर किसी को एंटीबॉडीज में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ, जिसको हम HBS एंटीजन कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो शख्स या तो सेहतयाब हो चुका है या उसने किसी दौर में वैक्सीन लगवाई थी। इसके अलावा हेपेटाइटिस BE भी चेक करवाते हैं। अगर हेपेटाइटिस BE पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है कि इस शख्स के अंदर ये सलाहियत है कि वो बहुत से लोगों को ये इन्फेक्शन दे सकता है। और आखिर में हेपेटाइटिस B कोर एंटीजन चेक करवाते हैं ये तशखीस करने के लिए कि किसी में इन्फेक्शन है कि नहीं, और इसी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एंटी हेपेटाइटिस B कोर एंटीबॉडीज़ हैं। हेपेटाइटिस का वायरस एक सर्कल यानी दायरे की शक्ल में होता है। इसके ऊपर वाली प्रोटीन को हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कहते हैं। इसके मरकज में जहां पर इसका DNA मौजूद होता है वहां पर जो प्रोटीन हैं इनके नाम हैं हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, और एक इसके साथ यानी इसके पास होता है और एक इसके बाहर होता है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। तो 3 किस्म के ये प्रोटीन्स हैं और 3 किस्म के एंटीजन्स हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, और आखिर में डॉक्टर एक PCR टेस्ट करवाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के वायरस का इस टेस्ट से पता चलता है कि DNA कितना ज़्यादा जिस्म में मौजूद है। मसलन किसी के अंदर 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है, और अगर इससे कम है तो कम इन्फेक्शन है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो DNA है इसको PCR के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात पेट के जिगर को देखने के लिए डॉक्टर CT स्कैन भी करवा सकता है, और बाज़ लोगों को MRI भी करवाया जा सकता है, और बाज़ औक़ात बहुत कम केसेस में बायोप्सी भी की जाती है ये देखने के लिए कि जिगर किस हद तक ख़राब हो चुका है। इसे सिरोसिस कहते हैं। ये तमाम टेस्ट हो जाने के बाद हेपेटाइटिस की जब तशखीस हो जाती है तो इसके बाद बारी आती है इलाज की, जो इब्तदा में हेपेटाइटिस बी होती है जिसे एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है जिसे आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन में देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर डेंगू और कोरोना वगैरह। इन मरीजों को रेस्ट करने का कहा जाता है और अपनी खुराक और पानी का खास ख्याल रखने का भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा ऐसी कोई दवा इस्तेमाल न करें जिनकी ज़रूरत ना हो। जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं इसमें बहुत सारे लोग रिकवर हो जाते हैं। अगर किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए जिसमें HBS एंटीजन पॉजिटिव आता रहे तो 6 महीने बाद भी इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस का जो DNA है PCR के ज़रिए वो भी ज़्यादा आता रहे तो इसे क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए आमतौर पर एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। एंटीवायरल के तौर पर एक मखसूस टाइम के लिए आपकी एक मुकम्मल तशख़ीस के बाद मुकम्मल सूरत हाल को समझते हुए पूरी इसके हिसाब से आपको दी जाती हैं। और सबसे बेहतरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी के वायरस के इन्फेक्शन से बचें और अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको हेपेटाइटिस बी है और घर वाले चाहते हैं कि किसी और को ये मुंतकिल ना हो, इसी तरह से अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो चाहते हैं कि इनको या इनके बच्चे को मुंतकिल ना हो, तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो बहुत कारआमद है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के 3 डोजेज होते हैं। एक 0 डे पर लगता है, एक महीने के बाद डोज लगती है और एक लगती है 6 महीने के बाद, और इसके बाद आमतौर पर लोगों को 5 से 10 साल के बाद बूस्टर डोज लगाया जाता है। तो जिन लोगों को 3 डोजेज लगती हैं 99% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पर ml इंटरनेशनल यूनिट बनी होती है।
इन लोगों को मुस्तकबिल में किसी भी हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन होता है इससे बचाती हैं। मिसाल के तौर पर जब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट का दाखिला होता है तो इनके लिए ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान में इनको हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीनेशन है वो लगी हुई हो, क्योंकि तीसरे साल के बाद आमतौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल्स में जाना शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात जब वो मरीजों का सैंपल लेते हैं या इनके साथ इंटरेक्शन होता है वो उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वैक्सीनेशन अगर होगी और अगर किसी को गलती से कोई सिरिंज लग भी जाती है, नीडल प्रिक भी हो जाती है, तो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन इस शख्स में मुंतकिल ना हो। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है वो ख़तरनाक किन लोगों के लिए है और किन का आम तौर पर यह जिगर खराबी की तरफ जाता है? वो बच्चे जो उन माओं के घर पैदा होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी था, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत अरसे के बाद 15 से 20 साल के बाद इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इनका जिगर जो है वो ख़राब होगा और खुदा न खास्ता सिरोसिस होगी, तो इनको इसी तरह जिगर का कैंसर होने का खदशा भी हो सकता है, जिसको हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, वो भी हो सकता है। और इसके बाद बारी आती है उन लोगों की जिनको कम उम्र में हेपेटाइटिस बी होता है और सबसे कम बारी उन लोगों की आती है कि जिनका जिगर सबसे ज़्यादा ख़राब होगा, जिनको उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ हो तो साथ ही इनका जिगर भी ख़त्म हो सकता है, जिसको एक्यूट परमानेंट हेपेटिक फेल्यूर कहते हैं। और वो बच्चे जो उन माओं के घर पैदा होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है तो उनको न सिर्फ वैक्सीन लगाई जाती है बल्कि इन बच्चों को इम्यूनोग्लोबुलिन की एक प्रोटीन होती है जो कि बनी हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो भी बच्चों को लगाई जाती हैं ताकि इनको हेपेटाइटिस बी से बचाया जा सके। और हेपेटाइटिस बी जो कि न सिर्फ जिगर को ख़राब करता है बल्कि इसके अलावा जो गुर्दे हैं इनके अंदर भी एक प्रॉब्लम पैदा करता है जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं और ये खून की नालियों के अंदर मसाइल पैदा करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हेपेटाइटिस बी के बारे में ज़रूर जानें। आपके घर में अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको हेपेटाइटिस बी है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोशिश करें कि वैक्सीन लगाने से पहले एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ज़रूर चेक करवा लें। अगर ये आपके अंदर बनी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपको कभी इन्फेक्शन हुआ था लेकिन आप इससे खुद ही सेहतयाब हो चुके हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी वैक्सीनेशन लगवाने की। लेकिन अगर आपके अंदर NTHBS जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं बनी हुई और आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बी नेगेटिव है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।